हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल केमिस्ट्री बाय सुमन खन्ना। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैं डिस्कस कर रही थी चैप्टर थर्ड के टॉपिक के बारे में, जो कि था सक्रियता श्रेणी। और इसके बाद हमने आयनिक, यौगिक और धातुएं अधातुएं किस तरह से अभिक्रिया करती हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, और आयनिक, यौगिक और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है कि मेटल को हम कैसे अलग करते हैं, धातु का निष्कर्षण मतलब धातु को कैसे शुद्ध करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब जो है प्रकृति में हम जो मेटल्स को देखते हैं, वो मेटल जो है वो हम जो खनित करते हैं या फिर भूपर पट्टी में हमें मिलती है ये। ठीक है। और उनको उनके अंदर कुछ अशुद्धियां भी मिलती हैं। उन अशुद्धियों को हम गैंग के नाम से जानते हैं। अब इसी तरह से जो अयस्क है उनको सांद्रण हम तीन प्रकार से कर सकते हैं। धातु की वो शक्यता श्रेणी जैसे हमने पढ़ी थी, जो काका निकार मांगी अल्टोजैन फरारी फिर भी हाई क्यू मिली सिल्वर सिल्वर प्लेटेड ओडी, यानी कि यहाँ मरकरी मिली को हम मरकरी से जानते हैं। ठीक है। इस तरह से हमने याद किया था कि जो इस अपर वाली जो जितनी भी मेटल्स है वो मोर रिएक्टिव होती हैं, अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, उनको हम विद्युत अपघटन की विधि के द्वारा अलग करते हैं। ठीक है। और जो है अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, जब हम उनको विद्युत अपघटन की विधि द्वारा अलग करते हैं तो वो गलित अवस्था में हमें प्राप्त होती हैं। हम नेक्स्ट आगे भी बात करने वाले हैं। नेक्स्ट है इसके बाद मध्यम क्रियाशील धातुएं, यानी कि ना तो ज्यादा क्रियाशील है और ना ही कम क्रियाशील, मतलब दोनों के बीच में रखा हुआ है। इनको अधिक क्रियाशील और कम क्रियाशील धातुओं के बीच में इन्हें स्थान दिया गया है, जो कि है जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन, यहाँ तक की। अब ये मेन तो यहाँ तक है, लेड तक। ठीक है। हम इसकी बात करेंगे। ये है कार्बन की यहाँ पर जो है मेनली ये मिलती हैं सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क की फॉर्म में मिलती हैं, जिनको हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करके देन उसका अपचयन हम करवाते हैं कार्बन का यूज करके। कार्बन एक अपचायक के रूप में काम करता है यहाँ पर। ठीक है। देन हम बात करते हैं जो सबसे लास्ट में कम क्रियाशील धातुओं को रखा गया है। ये प्रकृति में इसी अवस्था में ही पाई जाती हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अयस्क व अयस्कों का सांद्रण किस तरह से हम अयस्कों को का सांद्रण किस तरह से करते हैं। यहाँ तीन टाइप्स दिए हुए हैं, जैसे कि उच्च क्रियाशील धातुएं, मध्यम क्रियाशील और निम्न क्रियाशील धातुएं होती हैं। उच्च क्रियाशील धातुएं जैसा कि अभी हमने यहाँ देखा है कि विद्युत अपघटन का के द्वारा इनको हम प्राप्त करते हैं और गलित अवस्था में धातुएं प्राप्त होती हैं। जैसे कि यहाँ सोडियम है, इसका अपचयन होता है तो सोडियम मेटल हमें प्राप्त हो जाती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन को गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो बी नोन एज रिडक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना रिडक्शन या अपचयन कहलाता है। यहाँ पर अपचयन की क्रिया हो रही है। ठीक है। अब इस तरह से क्लोरीन है वो क्या कर रही है, ये एनोड पर मुक्त हो जाती है क्लोरीन गैस के रूप में। ये कैथोड पर होती है ये क्रिया, ये एनोड पर। जो विद्युत अपघटन है उसमें विद्युत अपघटन के लिए मेनली दो इलेक्ट्रोड्स की जरूरत होती है, एक कैथोड और एक एनोड। ये जो रिएक्शन है वो कैथोड पर हो रही है सोडियम वाली, और ये जो क्लोरीन गैस जो मुक्त हो रही है वो एनोड पर होती है। ये अब से कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनोड पर मुक्त होने वाली गैस का नाम बताइए, तो यहाँ से क्लोरीन गैस है वो एनोड पर रिलीज हो रही है, मुक्त हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्यम क्रियाशील धातुओं के बारे में। ये जो है अगर ये धातुएं हैं वो ऑक्साइड की फॉर्म में है तो इजीली हम उससे धातु प्राप्त कर सकते हैं। धातु प्राप्त करना आसान रहता है, लेकिन जब वो कार्बोनेट अयस्क के रूप में, कार्बोनेट या फिर सल्फाइड अयस्क के फॉर्म में है, तब हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, तब हम उसे ऑक्साइड में बदलेंगे। ऑक्साइड से देन हम उसको धातु में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से यहाँ मध्यम क्रियाशील जितनी भी धातुएं हैं वो सभी कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिलती हैं या फिर सल्फाइड अयस्क के रूप में मिलती हैं। अगर कार्बोनेट अयस्क के रूप में मिल रही है और तो उसे उससे हम धातु ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, तो उस रिएक्शन को हम निस्तापन कहते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी हम नीचे एग्जांपल्स को देखेंगे। अब ये सल्फाइड अयस्क जो है, सल्फाइड अयस्क से धातु ऑक्साइड हम प्राप्त करते हैं, तो वो पूरी रिएक्शन है वो भर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? भर्जन। अब इस धातु ऑक्साइड को फिर हम क्या करते हैं, इसका धातु में अपचयन करवा देते हैं, इससे हम धातु में प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि धातु में अपचयन करने के बाद धातु का शोधन मतलब शुद्ध धातु हमें प्राप्त हो जाती है। ये रिएक्शन जैसे कि अब नीचे दी हुई है, देखिए धातु का जो यहाँ पर ये जो अयस्क है कौन सा, सल्फाइड अयस्क है। सल्फाइड अयस्क जब किस में कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पर,
ऑक्साइड में, तो ये पूरी रिएक्शन भर्जन कहलाती है। जैसे यहाँ पे सल्फाइड एस ऑक्साइड में बदलता है तो इसे भर्जन कहते हैं। जैसे 2 ZnS प्लस 3O2, इसको मेनली क्या हम हीट देते हैं, अत्यधिक ताप और ये वायु की उपस्थिति में रिएक्शन हो रही है। देन जिंक ऑक्साइड यानी कि धातु ऑक्साइड बन जाती है, प्लस 2CO2, 2SO2 गैस बनती है। ठीक है, ये पूरी रिएक्शन। उसके बाद निस्तापन, जब कार्बोनेट अयस्क है, जो धातु का कार्बोनेट अयस्क है ZnCO3, इसको हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है, ZnO, अत्यधिक ताप की उपस्थिति में हम गर्म करते हैं, देन ZnO प्लस CO2 यहाँ पर गैस बनती है। इन दोनों ही रिएक्शन में बन रहा है जो धातु ऑक्साइड ZnO, उसकी रिएक्शन जब हम कार्बन के साथ करवाते हैं, मतलब कार्बन के साथ इसका हम क्या कर रहे हैं, कार्बन अपचायक के रूप में हम इसको यूज कर रहे हैं। ZnO प्लस कार्बन देन Zn प्लस CO बन जाता है, यानी कि जिंक ऑक्साइड से जो कार्बन रिएक्शन कर रहा है, अपचायक के रूप में रिएक्शन कर रहा है, देन ये जो ZnO उसका अपचयन हो जाता है जिंक प्योर जो है मेटल के फॉर्म में, यानी कि प्योर मेटल जो जिंक की वह हमें प्राप्त हो जाती है, प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ बाहर निकलती है। नेक्स्ट रिएक्शन है 3MnO2 प्लस 4Al एरो 3Mn प्लस 2Al2O3 प्लस ऊष्मा। ये जो है रिएक्शन, इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट जो है निकलती है। इस तरह से जिस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज होती है उसको हम ऊष्मा छेपी कहते हैं, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम कहते हैं। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। इसमें जो मैग्नीज है वो मैग्नीज ऑक्साइड का मैग्नीज में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। जैसे कि ये दिख रहा है, ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। और ऑक्सीजन अगर जुड़ जाती तो ऑक्सीकरण होता है, लेकिन यहाँ तो निकल रही है, MnO2 से ऑक्सीजन निकली है तो Mn बन रहा है। और इसी तरह से एल्यूमिनियम के साथ क्या हो रहा है, एल्यूमिनियम है जो उसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो एल्यूमिनियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, ये सब हम इस तरह से देखते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं निम्न क्रियाशील जो धातुएं हैं, निम्न क्रियाशील धातुएं जितनी भी हैं वो सभी क्या होती हैं, सल्फाइड अयस्क के फॉर्म में मिलती हैं। जैसे निम्न क्रियाशील जी, यहाँ पर मरकरी का एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, मरकरी और कॉपर का दिया हुआ है। ठीक है, जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, सल्फाइड अयस्क जो है, निम्न क्रियाशील धातुओं के सल्फाइड अयस्क जैसे कि यहाँ दिए हुए हैं, उनको उनसे क्या मिलता है, हमें पहले ऑक्साइड मिल रहा है, धातु का ऑक्साइड मिलेगा। धातु के ऑक्साइड को जब हम ताप देते हैं तो हमें धातु मिलती है। तो इस तरह से सल्फाइड अयस्क, जब उससे सल्फाइड अयस्कों से हम ऑक्साइड प्राप्त करते हैं तो उससे हम बोलते हैं भर्जन हो रहा है वहां पर। ठीक है, उस रिएक्शन को हम भर्जन बोलते हैं। जैसे कि 2HgS यानी कि मरकरी का जो सल्फाइड अयस्क है वो किसमें इसमें ताप देते हैं, अत्यधिक ताप की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, देन 2HgO प्लस 2SO2 बन जाता है। जब इस मरकरी के ऑक्साइड को वापस हम गर्म करते हैं देन 2Hg प्लस O2 बनता है। अब इसी तरह से कॉपर के जो कॉपर का सल्फाइड है Cu2S प्लस 3O2 से रिएक्शन करवाते हैं, हम हीट देते हैं, देन 2Cu2O प्लस 2SO2 बनता है। और 2Cu2O की वापस हम सल्फाइड के अयस्क से रिएक्शन करवाते हैं, देन बनता है 6Cu प्लस SO2 बनता है। ठीक है, अब इस तरह से इस ये पूरी जो है ये पूरी चार्ट की फॉर्म में जो सारणी है आपकी बुक में बनी हुई है, वहां से आप याद कर सकते हैं और इस तरह से इजीली तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद में आपकी जो दी हुई है, यही जो मध्यम जो क्रियाशील धातु है उनके अंदर ही एक थर्ड रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन दी हुई है, जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले इसके अंदर क्या था कि पूछा था एक ऐसी अभिक्रिया जो रेल की पटरी और मशीनों के पुर्जों को जोड़ने के लिए काम में आती है, उस थर्मिट रिएक्शन हम कहते हैं। ऐसी रिएक्शन की समीकरण लिखनी थी आपको वहां पर। ठीक है, पूरी समीकरण ये लिखी हुई है, Fe2O3 प्लस 2Al, इसको हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। देन एरो 2Fe प्लस Al2O3 प्लस हीट रिलीज होती है। ये जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्मा वहां बाहर निकल रही है। इस रिएक्शन में ऊष्मा जब बाहर निकलती है तो उसे एक्सोथर्मिक या ऊष्मा छेपी बोलते हैं। अब यहाँ से आपसे पूछा गया था, इस यौगिक का नाम भी पूछ सकते हैं, ये रिएक्शन पूछी गई थी पहले। अब आपसे ये नाम पूछ सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम के साथ जो यौगिक रिएक्शन करता है उसका नाम बताइए, तो ऐसे आ जाता है इसका नाम, फेरिक ऑक्साइड हम इसे बोलेंगे। ठीक है, और पूरी एल्यूमिनियम से रिएक्शन के बाद क्या बनता है, उत्पाद की फॉर्म में क्या बनते हैं, प्रोडक्ट्स क्या क्या बनते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आयरन है, इसके बाद क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है।
ये उभयधर्मी नेचर यानी एम्फोटेरिक नेचर का होता है कि ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर सकता है। जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियोस में डिस्कस किया है कि हमने बात किया था किसमें, जब मेटल की रासायनिक प्रॉपर्टी, रासायनिक गुणधर्मों धातुओं के पढ़े थे, तब उसके अंदर हमने पढ़ा था Al2O3 है वो किन दोनों से, अम्ल और क्षार दोनों से रिएक्शन कर सकता है। उसमें हमने रिएक्शन करवाई हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं वहां पर। इस तरह से इस चैप्टर के एंड में बात करते हैं संक्षारण क्या होता है। जो अत्यधिक वायु अम्ल आर्द्रता के संपर्क में आने से जब लोहे के ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, उससे हम संक्षारण कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम संक्षारण कहते हैं। उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, लोहे पर पेंट या ग्रीस लगा सकते हैं। इसी तरह से एक यशद लेपन होता है, लोहे या इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया, इसको हम गैल्वेनाइजेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण। जब मिश्र धातु किसे कहते हैं हम, दो या दो से अधिक धातुएं जब मिलती है तो उनके समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। मिश्र धातु के एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं कि पीतल का एग्जाम्पल जो किस किस मिश्र धातु से मिलकर बना हुआ है। पीतल, जो पीतल है पिताजी के नाम से याद रख सकते हो, पीतल पी, तांबा और जिंक, इस तरह से पिताजी। और कांसा जो है कॉपर और जिंक, टिन, सॉरी मैं टिन से बना होता है, ठीक है, कॉपर और टिन से। सोल्डर जो टिन और लेड, ये दोनों मिश्र धातुएं हैं, जो मिलकर दोनों धातुएं मिलती हैं तो मिश्र धातु शोल्डर का निर्माण करती हैं। ये सब जो भी है इस चैप्टर के एंडिंग पोर्शन में से भी एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह से आप सभी वीडियोस से अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। और इसी तरह से चैप्टर्स को रिवीजन करने के लिए मेरी वीडियोस में जुड़े रहिए। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।